हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का हार्मोन देखने लगे। अब हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस की तरफ जाएंगे, फिर पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे। जो से हाइपोथैलेमस पे होंगे ना, हाइपोथैलेमस पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, तो एगोनिस्ट एक्शन होगा गोनाडोरेलिन का, ठीक है। उसके बाद एंटागोनिस्ट एक्शन जो सा होगा वो होगा रिसेप्टर एगोनिस्ट ल्यूप्रोलाइट का, और गोनाडोट्रोपिन रिसेप्टर हार्मोन एंटागोनिस्ट, जिसमें होंगे हमारे पास गैनीरेलिक्स, डेगारेलिक्स और सेट्रोरेलिक्स। उसके बाद आप अगर देखें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो जो से होते हैं हमारे पास हाइपोथैलेमस में ही फॉर्म होते हैं, तो उसमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आता है। ऑक्सीटोसिन का एगोनिस्ट एक्शन ऑक्सीटोसिन ही देगा, और एंटागोनिस्ट एक्शन हमारे पास देगा एटोसिबैन। एंड उसके बाद वैसोप्रेसिन का एगोनिस्ट एक्शन डेस्मोप्रेसिन और एंटागोनिस्ट एक्शन कोनिवेप्टन। ये हमारे पास हो गए हाइपोथैलेमस से। बाकी जो सा हार्मोन रिलीज होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके हमारे पास एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट नहीं है, और वो सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ हुए, इसलिए ना वो बाकी डिस्कस नहीं किए हुए। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज, एगोनिस्ट एक्शन होगा सोमैटोट्रोपिन का, और हमारे पास मीकैसरमिन का, मीकैसरमिन सोमैटोट्रोपिन, ये ना सोमैटोट्रोपिन और मीकैसरमिन। और मीकैसरमिन जो सा होगा इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का एगोनिस्ट होगा, ये आपको आगे ना इसकी डिटेल में हो जाएगा। एंटागोनिस्ट ओक्रियोटाइड और पैगविसोमेंट, पैगविसोमेंट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होगा, और ये ओक्रियोटाइड रिलीज नहीं होने देगा। फिर उसके बाद गोनाडोट्रोपिन पे एगोनिस्ट एक्शन होते हैं हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे ल्यूट्रोपिन का, एल से याद रखना है, और एच का, और एफ पे फोलीट्रोपिन का। उसके बाद प्रोलैक्टिन में एंटागोनिस्ट एक्शन होते हैं D2 के, जो D2 रिसेप्टर के जो एगोनिस्ट होते हैं ना वो इसके एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन। अब इंडिविजुअली हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका एगोनिस्ट एक्शन होता है गोनाडोरेलिन का, नेफिरेलिन का, ठीक है। ये मेल फीमेल में ना, अब आपको मैं एक कंसेप्ट समझाने लगा हूँ कि ऐसे होता है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये रिलीज़ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम ना बॉडी में आर्टिफिशियली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट डालने लग जाते हैं, जैसे गोनाडोनिन, लेफोरोलिन। ऐसे जब डालते रहते हैं ना तो पिट्यूटरी पे इनके रिसेप्टर की हो जाती है डाउन रेगुलेशन, और जब नेचुरली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है ना पिट्यूटरी पे, तो वो रिलीज़ ही नहीं करता, जो सा है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर ही कम होते हैं, वो पिट्यूटरी पे सही तरह एक्ट ही नहीं कर हो रहा होता। इसकी वजह ये होती है कि हमने एक्सटर्नली में बॉडी को इतना ज़्यादा हार्मोन दे दिया जिसने एक्ट कर करके पहले ही पिट्यूटरी पे डाउन रेगुलेशन करवाई हुई है रिसेप्टर की। इसलिए जब हम इनिशियली देंगे तो वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद डाउन रेगुलेशन होगी रिसेप्टर की, और नेचुरली भी जो अकरिंग हो रहा होगा वो एक्ट नहीं करेगा, इसलिए डिक्रीज़ हो जाएगी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में बाद में। पहले इनिशियल इंक्रीज़ क्योंकि हमने उसका एगोनिस्ट लगाया, बाद में डाउन रेगुलेशन की वजह से डिक्रीज़। क्लिनिकल यूजेज में हमारे पास हम गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन तब, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट तब देते हैं जब हमने जो बॉडी खुद गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ करी उसके एक्शन को कम कराना हो। जैसे कि हम कई वुमेन जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती उनमें हम ना एक्सटर्नली गोनाडोट्रोपिन दे के ना ओवोल्यूशन करा रहे होते हैं, तो हम ये नहीं चाहते होते कि इंटरनल जो से गोनाडोट्रोपिन है वो इंटरफेयर करे, वो क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पे हमने कराना होता है, ये भी आगे आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम ना इसको ना इनहिबिट करते हैं बॉडी के एंडोजीनियस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। इनका आपको पता है जो से गोनाडोट्रोपिन का एंड्रियोमेट्रियोसिस में और लियोमायोमा में इसकी स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी, तो इसमें ये कंडीशन वर्स होगी, तो हम इसको इनहिबिट कर देते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस लियोमायोमा में यूज़ होता है। और प्रोस्टेट पे टेस्टोस्टेरोन एक्ट करता है, तो प्रोस्टेट कैंसर में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन की रिलीज़ को भी रोकता है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होंगे, जब हम इसकी कंटिन्यूस थेरेपी देंगे तो मेनोपॉजल वाले सिम्टम होंगे, फ्लशिंग, स्वेटिंग, हेडेक, ओस्टियोप्रोसिस, लिबिडो कम और हेमाटोक्रेट कम। उसके बाद एंटागोनिस्ट एक्शन, एंटागोनिस्ट एक्शन वो जो सा एंटागोनिस्ट एक्शन है हमारे पास, ये शुरू से एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, और जो से हमारे पास इंटरनली हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे उनको एक्ट नहीं करने देगा, और गोनाडोट्रोपिन रिलीज नहीं होगा। ये भी हमारे पास एंडोजीनियस गोनाडोट्रोपिन को एक्ट नहीं करने देगा, तो हमारे पास जो हम आर्टिफिशियली एक्सटर्नली ओवोल्यूशन करवा रहे हैं वुमन में प्रेग्नेंट करने के लिए, तो ये भी हमारे पास उसमें यूज़ हो जाएगा। ये उसमें तो पहले अमाउंट ज़्यादा हो रही थी ना, क्योंकि ये है ही शुरू से एंटागोनिस्ट, तो इसमें अमाउंट नहीं ज़्यादा होगी, इसलिए ट्यूमर को फ्लेयर नहीं करेगा। और ये हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर में ये भी यूज़ हो रहा था, ये भी यूज़ हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट इसके सेम होंगे, लेकिन इसमें पहले हमारे पास सिम्टम जो थी वो फ्लेयर होती थी, मतलब इनिशियल इंक्रीज देन डिक्रीज इन सिम्टम, लेकिन ये शुरू से डिक्रीज करेगा सिम्टम्स को।
उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास ऑक्सीटोसिन है जो कि पैरान्यूक्लियर सेंथिसाइज करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मिल्क टेकडाउन में यूज़ होता है। इसका एंटागोनिस्ट और टोसिबैन है। वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन जो सा होता है ये एडीएच जो से हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और ये V2 रिसेप्टर पे अगर एक्ट करे तो हमारे पास वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है और V1 वेसल पे होते हैं और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। डेस्मोप्रेसिन जो सा वो V2 का एगोनिस्ट है, तो ये पिट्यूटरी डायबिटीज़ इंसिपिडियस में और हीमोफीलिया में और वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ में यूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं जो V1 पे एक्ट करते हैं, जैसे कि टेलीप्रेसिन। ये हमारे पास ईसोफेगल वेरिसिस और कोलोन और डायवर्टिकुलम पे यूज़ हो जाता है ताकि उनको वेन वेरिसिस में उनको कंस्ट्रिक्ट कर दे और हमारे पास ब्लड ना रिलीज हो। इसका जो एंटागोनिस्ट है कोनिवेप्टिन, ये हमारे पास वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है और ये SI-ADH एक वो जिसमें इनअप्रोप्रिएट रिलीज होती है ADH की, उसमें यूज़ हो जाता है और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, ताकि ज़्यादा ना वो जो सा वाटर रिटेंशन हो। उसके बाद हम पिट्यूटरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ग्रोथ हार्मोन। पहले आप नॉर्मल फंक्शन देखें ग्रोथ हार्मोन की। एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, प्रोटीन को ज़्यादा करता है, फैट को यूज़ करता है और पेरिफेरली इंसुलिन लाइक ग्रोथ इफेक्ट होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन के कुछ एनालॉग्स होते हैं, मतलब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट में सोमेटोट्रोपिन नेचुरली और लेनोट्रोपिन जो हम देते हैं, ये किन में यूज़ होता है? जैसे लिनोल वैसी का तो आपको पता ही होगा, उसको आपको पता है ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी तो उधर यूज़ होगा। एंटी एजिंग में होगा, एड्स के पेशेंट में मसल वेस्टिंग जिनमें हो रही होगी उनमें होगा, क्योंकि प्रोटीन को वो जो सा एनाबॉलिक इफेक्ट है। तो जीआईटी का फंक्शन को करेगा इंटेस्टाइनल रिसेक्शन के बाद इंप्रूव। मिकैसरमिन ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एनालॉग होता है जो कि उन पीपल में दिया जाता है जिनमें गोनेडोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज़ हो रहा होता है, जब हम दे रहे होते हैं वो एक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि लिवर में ग्रोथ हार्मोन ने जाके एक्टिव करना होता है, एक्टिव होना होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर में। तो हम डायरेक्ट उसको इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर देते हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए बेटर होता है। एडवर्स इफेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया, स्लीप एपिफिजिस, सिक्लियोसिस और एडीमा। हाइपरग्लाइसीमिया आपको बताइए क्योंकि ग्लूकोज को यूज़ कर रहा होता है तो ब्लड में ग्लूकोज को ज़्यादा कराता है। एंटागोनिस्ट में स्मेटोस्टेटिन, लैनरियोटाइड, ओक्रियोटाइड, ये दोनों इसकी रिलीज़ को काम करते हैं, इसलिए एक्रोमेगैली में इसकी रिलीज़ को और ग्लूकागोन की रिलीज़ को कम करते हैं एक्रोमेगैली में और ग्लूकैनगोनोमा में, जैसे ग्लूकागोन जिसकी वजह से ज़्यादा रिलीज़ होता है, और एंडोक्राइन ट्यूमर में। पैगवोसोमाट जो सा होता है ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, इसको रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करते देते, ये भी एक्रोमेगैली में यूज़ होता है। जीआईटी सिम्टम्स होते हैं, गालस्टेन होते हैं और कार्डियक अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास LH और FSH जो इनका मिक्स होता है ना, वो होता है मैनोट्रोपिन। और LH जो सा होता है फीमेल में ओवोल्यूशन करवाता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ कराता है लेडिंग सेल से। इसका हमारे पास जो होता है, इसका जो सा हमारे पास होता है एगोनिस्ट एक्शन, वो लियोट्रोपिन होता है एगोनिस्ट इसका। HCG भी इसका एगोनिस्ट होता है क्योंकि वो भी LH रिसेप्टर पे एक्ट कर सकता है। तो हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं इन मेल हाइपोगोनेडिज्म में, ताकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो। अब मैंने आपको बताया था ना ओवोल्यूशन हम आर्टिफिशियली भी करवा लेते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन को इनहिबिट करेंगे ताकि उसका कोई इंटरफेरेंस ना हो। फिर हम FSH देंगे ताकि फॉलिकल मैच्योर हो। फिर हम oocyte जब मैच्योर हो जाएगा तो LH एनालॉग देंगे ताकि उसकी एग oocyte की रिलीज़ हो जाए। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट किया सबसे पहले ताकि वो इंटरफेयर ना करे, फिर FSH, फिर oocyte मैच्योरेशन के लिए हम LH दे देंगे। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन जिसमें शॉक, ओवेरियन एनलार्जमेंट और एसाइटस हो जाता है और गायनोकोमेस्टिया। उसके बाद FSH फीमेल में फॉलिकल की मैच्योरेशन करवाता है और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये ओवोल्यूशन करवाता था और टेस्टोस्टेरोन को ये मैच्योरेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। फोलिट्रोपिन और यूरोफोलिट्रोपिन जो है इसके एनालॉग होते हैं और ये हमारे पास सेम यूज़ होता है। मेल हाइपोगोनाडिज्म में ओवोल्यूशन के 3 स्टेप होते हैं, उसमें भी ये यूज़ हो जाता है। और एडवर्स इफेक्ट वही मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओवरीज हाइपर स्टिमुलेशन और गायनोकोमेस्टिया। उसके बाद हमारे पास ACTH के एनालॉग हम तब देते हैं जब पेशेंट जो था वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, क्योंकि ACTH ने हमारे पास क्या रिलीज़ करवाना होता है? कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करवाने होते हैं एड्रिनल मेडुला से, जो कि हमारे पास बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज को रिलीज़ करवाने में। प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट कौन होंगे? जो D2 के एगोनिस्ट होंगे ना, वो प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट होंगे, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन। प्रोलैक्टिन नॉर्मली हमारे पास लैक्टेशन करवाता है। ये हमारे पास कब यूज़ हो सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह? ये हमारे पास जी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो तो हमारे पास ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिनोमा हो फिर यूज़ हो सकते हैं। एक्रोमेगैली में भी यूज़ हो सकते हैं क्योंकि इसका ना ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को भी इनहिबिट करते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, एडिनोमास और एक्रोमेगैली में भी यूज़ हो सकते हैं।